चलो देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं गुप्त साम्राज्य के जो कई सारे वंशज थे उनके बारे में देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। गुप्त वंश के जो लोग थे उनका गोत्र क्या था। अक्सर इनके गोत्र से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जो गोत्र था वो धारण गोत्र के कहलाते थे। क्या नाम था इनका? धारण गोत्र। दरअसल ये गोत्र का नाम ही था, धारण गोत्र। अच्छा, गुप्त काल के बारे में एक पूना ताम्रपत्र, ध्यान देना वो ताम्रपत्र है, तांबे का पत्र, ठीक है। ताम्रपत्र भी अपने आप में क्या होता है? अभिलेखी कहलाता है। तो ये जो पूना ताम्रपत्र है ये किसने बनवाया था? ये प्रभावती गुप्त ने बनवाया था। ये प्रभावती गुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड की वाइफ थी, इनकी पुत्री थी ना। एक सेकंड हम क्रॉस चेक थोड़ा कर लेते हैं। प्रभावती कहाँ गया भाई? इनकी पुत्री थी। तो चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री थी, चंद्रगुप्त सेकंड जो कि विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। तो इनकी जो पुत्री थी उनका नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। और इन्हीं की पुत्री ने जो ये पूना ताम्रपत्र जो है यहाँ पे बनवाया था, ठीक है। अच्छा, इसी पूना ताम्रपत्र के माध्यम से क्या पता चलता है कि उस समय गुप्त काल की राजधानी कहाँ पर थी? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुप्त काल की राजधानी कहाँ पर थी उस समय? पाटलिपुत्र, ठीक है। अब आता है हमारा नंबर, एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले किनके बारे में देखेंगे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 240 से लेकर के 280 एडी, यानी कि ईस्वी की बात कह रहा है, ईस्वी के बाद की बात कह रहा है। श्रीगुप्त को अभी हम जस्ट पढ़े थे, इनको आदि पुरुष कहते हैं। ये दरअसल कुषाणों के सामंत थे और ये महाराज की उपाधि, चूँकि उस समय जितने भी सामंत थे ना, सामंत जो है अपने आप को महाराज बोलते थे। क्या बोलते थे? महाराज। तो महाराज की उपाधि किनको मिलेगा? जो कि सामंत रहेंगे। हालांकि तुम देखना जब घटोत्कच के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी महाराज की उपाधि लेते हैं, क्योंकि ये भी चूँकि अभी कमोबेश सब सामंत ही हैं, छोटे मोटे टाइप के राजा थे। तो श्रीगुप्त का बेटा कौन था? घटोत्कच गुप्त। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 280 से लेकर के 319 एडी तक का है, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में भी जानकारी कहाँ से मिलती है? पूना ताम्रपत्र में इनके बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। अच्छा, श्रीगुप्त के बारे में एक और सूचना ये है कि इन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए थे। हम लोग पढ़ते हैं ना गुप्त काल के समय में बहुत सारे मंदिर बनवाए गए थे। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने 24 गांव भी दान दिए। सोचो 24, इतना बड़ा क्षेत्र वो पूरा दान में दे दिए थे, समझ रहे हो? यानी कि अच्छा खासा दान वान खूब किए थे ये श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त का हमारा हो गया हमारा टॉपिक। घटोत्कच गुप्त का भी देख लिए। अब आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये प्रभावती चंद्रगुप्त सेकंड है, ध्यान देना। चंद्रगुप्त सेकंड जो है ये अभी इसके आगे पढ़ना बाकी है, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक का टाइम है। और इन्हीं को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। मतलब इससे पहले वास्तविक संस्थापक थे, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहीं से गुप्त साम्राज्य का विस्तार ज़बरदस्त तरीके से होगा। और क्या बोला? ये प्रथम स्वतंत्र शासक थे, ध्यान देना। इससे पहले चाहे घटोत्कच गुप्त हो चाहे श्रीगुप्त हो, वो कमोवेश अभी भी कुषाणों के अधीन ही है, कुषाणों के सामंत ही अभी तक हैं। समझ रहे हो बात को? ये अपने एरिया के छोटे मोटे शासक जरूर थे, लेकिन अभी भी ये कुषाणों के कंट्रोल में थे। जब बात हम इनकी करते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करते हैं, ये पूरी तरह से कुषाणों से अलग हो जाते हैं। अब इनका कुषाणों से कोई वास्ता नहीं रहेगा। कुषाणों को हरा करके उसके बाद ये पूरी तरह से स्वतंत्र शासक हो जाते हैं। यानी कि प्रथम स्वतंत्र शासक किसको कहते हैं? गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रथम स्वतंत्र शासक कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। जबकि ये दोनों अभी कुषाणों के संपर्क में बने हुए थे और ये क्या थे? सामंत थे। इसलिए इनका टाइटल क्या था? महाराज। अच्छा, इनका टाइटल क्या हो जाएगा? महाराजाधिराज। जो कि महाराजों से भी बड़ा होता है। अब देख रहे हो, एक है राजा, एक होता है महाराजा, एक होता है महाराजाधिराज। तो टाइटल देख रहे हो कैसे कैसे बढ़ रहा है। जैसे जैसे उनकी जो स्थिति है, उनका जो है पराक्रम है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे इनका टाइटल भी क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो महाराजाधिराज ये टाइटल कौन लगाते थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट। और ये गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक भी था। अच्छा, इन्हीं के माध्यम से गुप्त संवत भी चला। ये टाइम अभी पढ़ चुके हैं, 319 एडी में हुआ था। इनका जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? कुमार देवी, जो कि लिच्छवी राजकुमारी। लिच्छवी का एरिया कहाँ पड़ता है? जो कि हमारे नेपाल के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो इनका विवाह जो है किससे हुआ था?
लिच्छवी गणराज की जो वाइफ, सॉरी लिच्छवी जो राजकुमारी थी वो कौन थी? कुमार देवी। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो शादी किनसे हुआ है? कुमार देवी। और उन्हीं का पुत्र कौन है? समुद्रगुप्त। यानी कि समुद्रगुप्त का संबंध कहीं ना कहीं लिच्छवी कुल से है ना, क्योंकि उनका नानी घर कहाँ होगा? लिच्छवी कुल। तो कई बार ये भी पूछा है समुद्रगुप्त का संबंध किस मतलब कि किस और वंश से भी रहा था? तो लिच्छवी काल से रहेंगे, लिच्छवियों के शासन से भी रहा था इनका कनेक्शन। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले चांदी का जो सिक्का है, जो मुद्रा है, ध्यान देना, इससे पहले सोने का मुद्रा चलाए थे कुषाणों के टाइम में, लेकिन सबसे पहले चांदी का जो सिक्का था वो किसने चलाया? सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया था। उसके बाद किनका टाइम आ जाता है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का टाइम कब से कब तक है? 335 से लेकर के 380 AD। और इनका और भी कई प्रकार का नाम था, काच या काच कुछ ऐसा लिखा मिलता है, काच लिच्छवी दोहित्र। तो ये समझ में आया कि लिच्छवी दोहित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका नानी घर कहाँ था, यानी इनकी जो माँ थी, क्या नाम था उनका? कुमार देवी। कुमार देवी किस कुल के थी? लिच्छवी कुल की थी। तो इनका नाम क्या क्या हो गया? काच या लिच्छवी दोहित्र। इनको और भी कई प्रकार का उपाधि मिला था। इनको पराक्रमांक बोलते थे, इनको अप्रतिरथ बोलते थे, और इनको व्याघ्र पराक्रम बोलते थे। मतलब कई प्रकार का उपनाम है, बड़ा बड़ा नाम, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है बहुत सारे बड़े बड़े एरिया को इन्होंने जीता था, तो इसलिए इनका टाइटल क्या बना? पराक्रमांक, अप्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रम। ठीक है। गुप्त साम्राज्यों का सबसे ज़्यादा विस्तार अगर पूछा जाएगा, ध्यान देना, गुप्त साम्राज्य में हालांकि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में भी पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में भी पढ़े, लेकिन सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार वो किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। ध्यान देना, अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान ये अशोक से बिल्कुल अलग नीति अपनाते हैं। अशोक तो चलो तब भी धम्म की नीति अपनाते थे, मार काट से कोई मतलब ज़्यादा नहीं रहता था। इनका तो खैर सीधा हत्या, किसी को बकसने के मूड में नहीं रहते। समुद्रगुप्त तो किसी को भी कुछ नहीं समझते थे, पूरी तरह से ये हत्या के मूड में रहते थे। हाँ, अच्छा, इनको भारत का नेपोलियन इसलिए कहा गया क्योंकि ये सर्वाधिक विस्तार किया गया। नेपोलियन का भी टाइम में तुम देखे थे कि पूरा बहुत ज़्यादा एरिया वो विस्तार किए थे। हालांकि नेपोलियन को ही बोलना चाहिए था क्या? भारत का समुद्रगुप्त कहते तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, क्योंकि नेपोलियन इनके सामने कुछ भी नहीं था। अब एक एक करके देखते हैं कि समुद्रगुप्त का विजय ध्वज मतलब किस अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र को इन्होंने जीता। तो पूरा साम्राज्य इन्होंने किस किस तरीके से जीता वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं इनकी जानकारी जो है, जो ये जो विजय ध्वज है मतलब कहाँ कहाँ इन्होंने जीता, तो इनकी जानकारी कहाँ से मिलता है? हरिसेन नामक एक कवि था, उन्हीं के माध्यम से प्रयाग स्तंभ का अभिलेख जो बनाया गया था, प्रयाग स्तंभ का लेख था। और वो किस शैली में लिखा हुआ था? चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब होता है थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखना, है ना, थोड़ा चंपू टाइप का, मोटी मोटी बातें। तो इनका सबसे पहला देखते हैं आर्याव्रत की विजय। तो आर्याव्रत की विजय में इन्होंने 12 राज्य जीता। आर्याव्रत का मतलब होता है लगभग जो हमारे जो उत्तरी भारत का क्षेत्र था, यूपी, बिहार, पंजाब का जो एरिया था, मध्य प्रदेश का जो एरिया था, वहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में वो 3 राज्य को जीते, इसलिए हम 3+9 लिखे हैं। शुरुआत में वो पहले 3 राज्य को जीतते हैं और फिर बाद में जा करके 9 और राज्य को जोड़ते हैं। अच्छा, इनका एरिया देखो, उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में असम का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र असम का क्षेत्र से लेकर के पश्चिम में कहाँ तक? पाकिस्तान के गंधार तक का। जो कितना बड़ा क्षेत्र का इनके पास कैप्चर था। लेकिन मेन एरिया अगर बात करें तो पहले भी बता चुके, यूपी बिहार का जो एरिया था वो इनका क्या था? मेन एरिया था, क्योंकि पाटलिपुत्र इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो आर्याव्रत की जो विजय था वो लगभग 12 राज्य को जीता था। और इनकी नीति क्या थी? इनकी एक ही नीति थी, आर्याव्रत राज्य प्रसवोद्धारण। क्या नाम है? प्रसवोद्धारण। इसका मतलब क्या हुआ? प्रसवोद्धारण का मतलब होता है कि बलपूर्वक जीतना। ये अपने ताकत के दम पे जीते थे। ध्यान देना, ये जो समुद्रगुप्त के बारे में जो कह रहे हैं, ये लड़ाई के दम पे, ताकत के दम पे, हत्या के दम पे इन्होंने जीता, विवाह का माध्यम से नहीं जीता। जबकि और भी पहले कई सारे राजा के बारे में हम लोग पढ़े थे ना कि साम्राज्य विस्तार करने उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधि का भी सहारा लिया, जबकि ये सीधा ताकत के दम पे इन्होंने कई सारे राज्यों को देखो पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था। इसलिए इनकी नीति को, आर्याव्रत की विजय की नीति को क्या बोलते हैं? आर्याव्रत राज्य प्रसवोद्धारण, यानी कि बलपूर्वक जीतना। अब इसके आगे और भी कई सारा नीति है, तो बोर्ड को मिटाते हैं, फिर इसको हम अभी जस्ट बताते हैं। ठीक है।